बुद्धाय जय भीम। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बार बार बंधन करते हुए भारत रत्न संविधान के रचयिता, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर के चरणों में बार बार नमन करते हुए इस देश में जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि बंधन। सामाजिक क्रांति के महानायक पूज्य काशीराम साहब को मेरा बार बार बंधन। और आज की इस वेबिनार में जुड़े बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे अध्यक्ष, संस्थापक, पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी, आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री बादल सिंह बौद्ध जी, और हमारे सफल संचालन के लिए तैयार हमारे महेश्वर बौद्ध जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज का जो विषय है संगठन का विस्तार एवं सदस्यता अभियान, इस विषय पर हम जो बुद्धि अलग राज्यों से जुड़े तो इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं महेश्वर बौद्ध जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम को संचालित करें और इस कार्यक्रम की एडवांस सबको शुभकामनाएं। कार्यक्रम बंद रहेगा। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूं महेश्वर बौद्ध जी से, कृपया इस वेबिनार की मीटिंग को चलाने की कृपा करें। माननीय महेश्वर बौद्ध साहब। नमो बुद्धाय जय भीम सर। थैंक यू सर। ऑडिबल सर? Yes, please. Carry on, please. Okay, sir. Okay, sir. Today, President of the meeting, respected, most respected Dhiman Gauri Prasad Upasak ji, National General Secretary of RMM and Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana in charge in our Rashtriya Bodh Mahasabha. Today, chief guest, one Dhammamitra H. Bodhankar ji, in charge of Karnataka. Second chief guest is Dhiman Sibu Talukdar, State Sanjojak of Assam. Our third chief guest is Dhiman Raju Jadhav ji, Goa. Today, 7 speaker is there. One Dhiman Mahadev Dhamji, Karnataka. Second, Sunmukh Bhagmare, Karnataka. Third, Dhiman Santosh Sindhya, Karnataka. Fourth, Ram Prasad Ambedkar, Assam. Fifth, Dhiman Babul Barwaji, Nagaland. Sixth, Dhiman Arup Barwaji, Meghalaya. And seventh, Dhiman Chao Arina Marking ji, Arunachal Pradesh. Friends, today our subject is to move how to organize the organization and how we will drive the Rashtriya Bodh Mahasabha membership. Once again, I am telling you, today's subject is to move how to organize the organization and how we will drive the Rashtriya Bodh Mahasabha membership. So friends, the speakers and guests
who have today request you to raise the hand, so that I am calling one by one. Chauwarina Mankuk ji, available? राजू Sir? राजू जी जुड़े, उनको ले लीजिए। Raju ji. अच्छा अच्छा. Our third chief guest, Raju Jadhav ji, Goa. Sir, kindly unmute your and then speak. हेलो. हाँ सर, आ रही है, थोड़ा नेट थोड़ा कट जा रहा है. नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम राजू जादव। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है, बोलिए सर, आराम से बोलिए. सबको सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष तथा संचालक और पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कमेटी मेंबर है और सदस्य को मेरा सप्रेम जय भीम। आपने बहुत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निर्माण करके बहुत बड़ा कार्य का है। बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जा रहे हैं तथा बौद्ध के विचार भी आप लेके जा रहे हैं। और आज का विषय आपने रखा है संगठन का विस्तार और सदस्यता अभियान हेतु। मेरे को कफ और तबीयत भी ठीक नहीं है, 2 दिन से खांसी आ रही है, तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है और उतनी स्टडी भी नहीं की है। आप सभी लोगों को वैसे गोवा में हमारे यहाँ बहुत से संगठन है, गवर्नमेंट लेवल के रजिस्टर और भारतीय बौद्ध महासभा भी यहाँ गोवा में ब्रांच है। गोवा में लास्ट 5 इयर्स से हम कार्यरत है उसी राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा के। और बाबा साहब के जो 2nd नंबर के पोते हैं अपने भीमराव अम्बेडकर, यहाँ गोवा में 2-3 बार हमने उनको लाया है। और हमारे संबोधि ट्रस्ट अभी हमारे गोवा, हमें शॉर्टली गोवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि गोवा के बारे में, यानी कि जो गोवा में बाबा साहब की मूवमेंट है, धम्मा की मूवमेंट है, उसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। गोवा एक पर्यटन है, टूरिस्ट स्पॉट है पूरे इंटरनेशनल में। अरे यहाँ करीब साल में 20 लाख विश्व से आते हैं गोवा को विजिट करने के लिए। और गोवा 19 भारत के इंडिया हमारी 1947 को आज़ाद हुई थी और गोवा एक छोटा सा राज्य 1961 में आज़ाद हुआ। तो ये 10 साल के बीच में हम गोवा के लोग आज़ाद बाद में हुए। और यहाँ का जो बाबा साहब की मूवमेंट है वो आफ्टर 10 इयर्स के बाद यहाँ गोवा में पहुँच गए। तो बाबा साहब यहाँ की जो एजुकेशन स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो बहुत इतने अलग राज्य से बहुत उतना तक नहीं है, कम है। फिर भी हम हमारे लेवल से कोशिश कर रहे हैं। और धम्म के बारे में तो आप सभी बहुत से लोग बता ही देंगे जानकारी। गोवा में बौद्ध और बाबा साहब कार्य गांव-गांव पहुंचाना बहुत कठिन है, बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है। और गोवा में हमने संबोधि ट्रस्ट जो गोवा के लोग ने जो बुद्धिस्ट है और बाबा साहब की मूवमेंट में कार्यरत है, उन्होंने मिलकर हमारे मिशन है, ऑब्जेक्टिव है कि जब तक हमारा कोई प्रीमाइसिस नहीं रहता, विहार नहीं होगा, तब तक गोवा में बौद्ध का कार्य प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग इकट्ठ टुगेदर नहीं आ सकते जब तक हमारे जो आइडियाज है, हमारे जो विचार है, वो
आदान प्रदान हम नहीं कर सकते, इसलिए हम गोवा का जो मेन फोकस है वो बुद्ध विहार विहार है। और उसमें और एक प्रोजेक्ट है कि संस्कार केंद्र, हमारे बच्चों को संस्कार, बुद्ध के संस्कार, उनको पढ़ाई के संस्कार, आगे एजुकेशन में जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको हमारे बच्चों को कैसे हम दे सके पूरे इंडिया से, खाली गोवा की नहीं तो पूरे इंडिया से हम जैसे आज हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, वैसा एक हमने उस प्रोजेक्ट में हॉल होगा जो ऑनलाइन पूरे हमारे इंडिया के लोग से वहां से हम बड़े स्क्रीन से बातचीत कर सकते हैं और उन हमारे बच्चों को और जो हमारे सोशलिस्ट है मूवमेंट के बड़े बड़े वक्तों को लाकर हम वहाँ उनको स्पीच दे सकते हैं। ऐसा हमारे वो प्रोजेक्ट है और उसका हमने 2025 तक बनाने का संकल्प किया है और कोशिश कर रहे हैं। और गोवा में करीब करीब अराउंड 2000 बोधिस्ट है। अ, और हमारी जो लोक संख्या है एससी की वो 22% यानी कि 30,000 to 40,000 हमारी शेड्यूल कास्ट की लोक संख्या है, पॉपुलेशन है। और पूरी गोवा की 15 लाख to 16 लाख है। और उनमें से हमारे यहाँ पॉलिटिकल पावर्स जो रहती है वो भी खाली बहुत कम है, 1% है। एक ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव गोवा से जाता है हमारे इसमें लोक पार्लियामेंट में, गोवा के स्टेट के पार्लियामेंट में। तो गोवा और गोवा के बारे में, बुद्ध के बारे में बताना तो आपने सुना होगा जो मुंबई से नाला सुपारा बुद्ध का पहला का क्या बोलते पोर्ट था, वहां से वो जो गोवा और कोंकण जी साइड है, कोंकण की एरिया है, वहां से वो 12th सेंचुरी तक वो बौद्धमय था। तथागत गौतम बुद्ध गोवा में करीब करीब 2 बार उन आके विजिट करके गए हैं। गोवा से ये अपना कोंकण साइड से कर्नाटक, केरला साइड में वो गए थे, उसका इतिहास में बुक्स में है। और छोटे-छोटे विहार है जो अब गोवा में है, मौजूद है, लेकिन उसका आक्रमण हुआ है और उसका कब्जा उन लोगों ने किया है। पहले गोवा में 2 राज्यों ने जो बौद्धिस्ट लोग थे, 2 कदम्बा और चंद्रगुप्त मौर्य 2 राजा गए थे जो बौद्धिस्ट राज्य थे, उनका उन्होंने गोवा पर राज्य किया था 12th सेंचुरी तक। उसके बाद पोर्तुगीज आए, मुगल आए और यहाँ का धीरे-धीरे बुद्ध का जो पहचान थी, जो विचार थे वो नष्ट हो गए और बाद में पुर्तगीज के 415 तक पुर्तगीज ने राज्य किया। तो जो गोवा में बौद्ध का साहित्य था, जो कुछ था, वो पूरा यहाँ का नष्ट हो गया। और यहाँ गोवा में एक 1930 में रिवर में एक बड़ी सी स्टैचू मिला था, मूर्ति मिली थी, जो आज मुंबई के हॉल में म्यूजियम हॉल में है। आप जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे गोवा में जब पहले बुद्धिस्ट डॉक्टर बने 1992 में डॉक्टर उल्लास चांदेलकर, आपने सुना होगा। वो गोवा के पहले बुद्धिस्ट है और गोवा मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी में। हाँ, इस तरह से थोड़ी शॉर्टली मैं गोवा के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन दिया है। और मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की उतनी जानकारी नहीं है, आइडियाज नहीं है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे बौद्ध का भारत में कार्यरत करना चाहती है, कैसे प्रचार करना चाहती है, और क्या-क्या उनके ऑब्जेक्टिव है, वो मुझे थोड़े अगले कोई महोदय होगा तो वो बताएँगे तो अच्छा ठीक रहेगा। लेकिन मैं आप सभी को बहुत इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि वो अच्छा काम करे बाबा साहब के मूवमेंट के और हमारे महापुरुष के जो विचार है, वो अभी भी हमारा समाज में आपने देखा होगा इस साल में तो बहुत बड़े हादसे हुए हैं। राजस्थान में उस लड़के को, हमारे छोटे जो दूसरी या तीसरी कक्षा में था, उसको पानी पीने के लिए बहुत वो बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी हुआ। ऐसे छोटे-छोटे हादसे होते हैं। इसका कारण ये एक ही है कि हम लोग
हमारे संगठन बहुत है, लेकिन पूरे संगठन संगठित नहीं है। ये हमारा मेन रीजन है। अभी मैं गोवा के भी देखता हूँ। मेरी एज 43 है, 43 की है, और मैं 25 इयर्स तक कार्यरत हूँ, और 18 इयर्स मैं सर्विस गोवा गवर्नमेंट के काम कर रहा हूँ, सर्विस में, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में। और उससे टाइम निकाल के ये सोशल बाबा साहब के मूवमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यरत, बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं बड़े-बड़े, फिर भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता ही रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। और डायरेक्टली अभी देखो तो संविधान दिन पर किसने वो टीचर प्रोफेसर खुलेआम बोलता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है। और हम लोग आज बोलता है, और कल और कोई बोल रहा है, हर एक आदमी 1-1 महीने के बाद बोल रहा है, आगे हमारे महापुरुष को के अगेंस्ट बोल रहा है उनको। और इसका कारण क्या है? इसका कारण कि ये है कि उनको हम मेजॉरिटी नहीं दिखाते हैं। हमारे संगठन अभी हज़ारों में होंगे भारत में, लेकिन एक नहीं है। हमको करीब-करीब हम कोई भी पूरे इंडिया में किसने भी किसी के ऊपर, कोई कौन-सी भी संगठन हो, किसी के ऊपर हमारे महापुरुषों के ऊपर दाग डाले, कुछ उनसे अगेंस्ट बोला, तो हमें पूरे भारत के जो भी संस्था है, उनके एक एक झंडे के नीचे आकर उनको जवाब देना चाहिए, उनके आंदोलन करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हर हर स्टेट लेवल के अपने-अपने वो कार्यरत करते हैं, किसको किसी का देना-घेना नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। होते रहे हो, आगे भी ऐसा लगता है कि और बुरी हालत हो जाएँगे। मैंने बहुत से ज़ूम ऐप पर मीटिंग की है। हर अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रचार-प्रसार करता है, लेकिन जो हमारा मेन हेतु है, हमारा समाज जो अभी पिछड़ा है, उनको कुछ लोगों को एजुकेशन उनके लोग पास नहीं पहुँचा है। सोशल वो अभी भी वो धर्म में, वो कर्मकांड में अभी दबले हुए हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं। जो कुछ पढ़े लोग हैं, वो उनके पास जाते नहीं, वो अपने आप को डिफरेंट समझते हैं। इसलिए सभी की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे सब समाज को उनको आगे लेके जाना है। तो मैंने बाबा साहब का एक ये था सेंटेंस था कि पढ़े लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि पढ़े लोगों ने अपना ही फ़ायदा किया, जो सब कुछ फैसिलिटी थे, वो अपने लेके प्रमोशन और रिज़र्वेशन लेके अपने आप इकोनॉमिकली स्टेटस उनका बढ़ गया, लेकिन सोशली उनका स्टेटस नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा जो काम है, जो मैं पढ़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ इकोनॉमिकली स्टेटस हो, तो मेरा दायित्व है, मेरा काम है कि समाज को कुछ दे दूँ। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और मेरी जो काम ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा कर रहा हूँ, जैसा वक़्त मिलता है वैसा करता हूँ। और हमारे क्या पूरे भारत में प्रॉब्लम एक ही है कि अ, मानो कि किसी का एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, अब राष्ट्रीय बौद्ध के विचार लेके जा रहे हैं। तो गोवा में ऐसा है कि ए एक एक ही आदमी को बौद्ध के प्रचार करना पड़ता है। एक ही आदमी को सोशल का काम करना पड़ता है। एजुकेशन के फील्ड में उसी को करना पड़ता है। सो शॉर्ट बहुत कम लोग हैं, जो बहुत कम लोगों को इतना बड़ा काम करना पड़ता है। ये हमारी गोवा की बहुत बड़ी मजबूरी है। इसलिए उतना काम हम सभी जगह का कुछ ही लोगों को करना पड़ता है। पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली ऐसा बहुत काम करना पड़ता है, और लोग बहुत है, लेकिन कुछ काम नहीं करते। खाली वो फैसिलिटी लेते हैं अभी आपने सुना होगा, जो हमारे आपके पास शिमला में गोवा के हमारे जो गवर्नर गए, प्रवीण आलेकर जी, वो गोवा के स्पीकर थे। 10 टाइम्स में रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए थे शेड्यूल कास्ट से। तो अभी वो शिमला में गवर्नर है, लेकिन उन्होंने सोशल सोशल काम कुछ नहीं किया है।
वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, LLB किया है, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम नहीं करते, जो सामान्य लोग रहते हैं, कॉमन मैन, वही बाबा साहेब की मूवमेंट चला रहे हैं और भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूवमेंट चला रहे। तो हम सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम सबको मिलाकर सबका कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए साल में एक ही, सभी संस्था के जो अभी काम कर रहे, धार्मिक काम कर रहे, उस धार्मिक संगठन को एक एक जगह पर आना चाहिए, साल में आना चाहिए, उनको काम देना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा काम है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको एक साल में ये काम करना है। जो सोशल मूवमेंट कर रहे हैं, उनको भी जवाबदारी देनी चाहिए कि ये काम आपको एक साल में पूरा करना है, क्योंकि हम हर एक ही काम अलग अलग संगठन कर रहे हैं और वही एक ही काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। सोशल का स्टेटस ही नहीं बढ़ रहा है, एजुकेशन का हाल ही वैसा ही है, समाज का ही हाल वैसा ही है, धार्मिक भी हाल वैसा ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने मेरा विचार रखने के लिए कोशिश की है। मानता हूँ कि मेरी हिंदी भी इतनी परफेक्ट नहीं है, ज़्यादातर गोवा में इंग्लिश ही कैथलिक लोग रहते हैं और उनके साथ इंग्लिश से ही बात करते हैं हम लोग, तो हिंदी उतनी नहीं है। फिर भी आपने लोगों ने मेरे को सुना और मेरे को मौका दिया मेरे विचार आपके साथ रखने के लिए। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संचालन माहेश्वर बोध जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का एक चांस दिया, मेरे विचार रखने का। धन्यवाद देता हूँ सभी वक्तागण को और जो राष्ट्रीय बौद्ध के सभी कमिटी मेंबर्स है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबको सप्रेम जय भीम। धन्यवाद। साधु साधु साधु। राजू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका तबीयत खराब होते हुए भी आपने बहुत कुछ कह दिया और उसमें आपने ये कह दिया कि देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, सारे चीज आपने बता दिया है। मैं आपको आज का ये जूम मीटिंग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में काफी ज्वाला है और काफी आप करना चाहते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। और आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे सम्मान दिया जाएगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, आपको सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और आप आइए और ऐसे जुड़िए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आने वाले दिन में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बाबा साहब का जो आखिरी सपना था प्रबुद्ध भारत, उस विचार को हम सब गोवा से लेकर कोंकण तक और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक सभी लोग ले जा सकते हैं। आपका सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपके अंदर काफी भावना है और काफी आपके अंदर ज्वाला है, जो मुझे ऐसा लगा। तो राजू जी, आपको हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रहा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को एम एंड ऑब्जेक्ट, इस विषय में आज जो हमारा मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है वो अंत में बताएंगे। आप जोड़ के रहिए और अंत तक, और ताकि वो आरबीएम का एम एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आपने बहुत ही सुंदर, एकदम जस्ट जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डेलिब्रेशन आप रखे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका सम्मान का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा और आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो अभी का जो कार्यक्रम है, अभी हम लोग का राज्य के अंदर 25 मेंबर करना है, मेंबरशिप करना है और पहले स्टेट कमिटी फॉर्मेशन करना है, जिस स्टेट कमिटी में 5 जन रहेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। और अभी फिर अंत में भी बता दिया जाएगा और हमारा जो अध्यक्ष जी हैं, टू द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग और आरबीएम का प्रेसिडेंट आज जुड़े हुए हैं, आप जुड़ कर रहिए, अंत में सब कुछ बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर, आवर चीफ गेस्ट
धम्म मित्र एच बोधनकर, राजू मालवीय जी भी जुड़े हैं, राजू एवं संतोष राजू, मालवीय जी। हाँ ओके, संतोष मालवीय जी, संतोष मालवीय जी, जय भीम सर। हाँ, जय भीम। और रेस्पेक्ट संतोष मालवीय जी, काइंडली आप अपना विचार रखें। मीटिंग में चले। कैन यू स्पीक और स्पीक हिंदी और इंग्लिश सर? हिंदी। ओके ओके सर, हिंदी कंफर्टेबल, आप सर बोलिए। सर मैं पानी थोड़ी हाथ पर धो से ओके सर बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ सर आ रही है, आप बोलिए सर। 1984 से भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कहाँ से आ टपकी इसका मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अंत में बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ऐसे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब इंजीनियर डीपी गोले साहब, वो मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, शुरू से हम सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन वो भी विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ। किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, द्रव्य की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास अर्थ नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा, हमारा संगठन मजबूत नहीं हो सकता। उस संगठन को मजबूत करने के लिए हमको पहले आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी 1952 में, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन वो संगठन रजिस्टर्ड रहा, पंजीकृत रहा, अच्छा चला। लेकिन ये अभी जो नया जो संगठन बना है, ठीक, इसको भी भारतीय बौद्ध महासभा के स्तर को लेकर के आगे बढ़ना होगा। जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे बढ़ेगी, हमने 1994 में, हमारे एक साले साहब है, उज्जैन रहते हैं, उनकी शादी भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर तले करुणा बुद्ध विहार भोपाल में की थी। भंते सुमन थे उस परेड में। अब शायद वो इस दुनिया में है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, ये तो गोलिया साहब बता सकते हैं। उसकी मेमोरी भी मेरे पास है, और आज वो पूर्णतः उज्जैन में जो अशोक बुद्ध विहार है, वहां आते जाते रहते हैं समय समय पर, मैं भी जाता रहता हूँ। जब भी उज्जैन मेरा जाने का मौका मिलता है तो मैं जरूर वहां अशोक बुद्ध विहार उज्जैन जरूर जाता हूँ। उस पीरियड में जब हम जाया करते थे तो जेबी थोराट साहब वहां के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उज्जैन के जिलाध्यक्ष। लेकिन उनके जाने के बाद अब कोई दूसरे मित्र बने हैं, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं बराबर। तो मुझे थोड़ा ये विस्तार से आप बताएं कि भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब ने बनाई थी, और फिर ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का औचित्य क्या है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है, जय ओके भीम, सर। नमो बुद्धाय। आपका जो सवाल है उस सवाल को भी दिया जाएगा, और वो हमारा जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो आप देंगे। और आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज का जो विषय है वो है संगठन का विस्तार और हमारा जो मेंबरशिप कैसे करेंगे उसका पर ये सब्जेक्ट है। और उसके बारे में मैंने बताया था, मेंबरशिप के बारे में, कि जब तक नहीं होगा, जब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। ओके सर, मेंबरशिप होगी ना, तभी हमारा संगठन आगे बढ़ सकता है। ओके सर, हम आपका जो सजेशन को और आपके सवाल को सम्मान करते हैं, और इस सवाल का जवाब जो अंत में दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि आज का जो विषय है वो है संगठन का ऊपर चर्चा, विस्तार और सदस्यता का अभियान है। और आपका सवाल भी जेन्युइन है, उस सवाल का भी जवाब भी दिया जाएगा। ये मेरा सवाल भी इसे संगठन से संबंधित ही है जो मैंने किया है। हाँ सर, ओके सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, नमो बुद्धाय सर, जय भीम। नेक्स्ट स्पीकर अरूप बरका जी, बाबुलू
बरुआ जी, राम प्रसाद अंबेडकर जी, धीमान संतोष शिंदे जी कर्नाटका से, सोनमुख बागमरे कर्नाटका से, धीमान महादेव धामी जी कर्नाटका से। सर अवेलेबल हियर? हाँ जी बोलिए। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। जी इनमें से मुझे किसी का नाम नहीं दिख रहा। अगर ये जुड़े हैं बगैर आईडी से तो अपना माइक ओपन करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। Kindly join sir our chief guest Dhammamitra H Bodhankar, in charge Karnataka, Dhiman Shibu Talukdar, State Sanjojak of Assam. Speakers Dhiman Mahadev Dhanni ji, Sonmukh Bagmare ji Karnataka, Dhiman Santosh Shinde ji Karnataka, Ram Prasad Ambedkar Assam, Babul Banerjee Nagaland, Barua ji, Babul Barua ji, Arup Barua ji Meghalaya, and Chao Arin Munk ji Arunachal Pradesh. किसी का नाम नहीं दिख रहा मुझे। अगर वो उन्होंने नाम नहीं लिखे हैं तो अपने माइक को ओपन करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। The guests and speakers who have today, request you raise your hand. Friends, Dhammamitra, the guest, chief guest, speakers who have today, I request you raise your hand, so that I am calling you one by one. कोई अगर हमारा जो गेस्ट का जो मैं नाम पढ़ रहा हूं उसमें चीफ गेस्ट हो या स्पीकर अगर कोई साथी जुड़े हुए हैं तो कृपया करके अपना हैंड को राइज करें ताकि हम उनको बोलने के लिए आमंत्रण करें। नीरज, ओ नीरज, आगे बढ़ाइए संचालक जी। तो कैसे करें? अभी ये दो साथी जो हैंड रेस कर रहे हैं, ये कौन साथी, इन्हें बुलवा दो। हाँ सर, हाँ सर। योगेंद्र सिंह जी, आप अपना माइक को अनम्यूट करिए और आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। और राकेश कुमार भगत जी उनके बाद बोलेंगे। राकेश कुमार भगत एंड जोगेंद्र सिंह एक के बाद अपना विचार रखिए। जय भीम। सब लोगों को, जितने भी कार्यकर्ता इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए, मैं पहली बार सबके साथ मुखातिब हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। वेलकम सर। आरबीएम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ओके सर, वेलकम। तो जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए सब लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का विषय मुझे सही ढंग से मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सर आज का विषय थोड़ा सुन लीजिए। आज का विषय है कि संगठन का कैसा विस्तार करेंगे और सदस्यता कैसा करेंगे जी। और इसके लिए हमारा जो आरबीएम का जो कॉल है, आरबीएम का जो डायरेक्शन है, उसका कल है पहले राज्य में 5 लोगों को लेकर कमेटी बनाएं
और जिले में 5-5 कमेटी बनाएं, और अगर कमीशन है कमीशन में आप बना सकते हैं, और उसके बाद नीचे जाएंगे हम अलग अलग महानगर म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे। तो अभी का जो मेन हमारा जो सब्जेक्ट है संगठन का विस्तार और सदस्यता का अभियान, ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। और दूसरा रहा हम लोग कैसे मेंबरशिप को ड्राइव करेंगे। हमारा जो कूपन है पर मेंबरशिप 100 रुपीज, और दूसरा है कि हम लोग कमेटी फॉर्मेशन करें, जो कमेटी का रहेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। सर बोलिए। जी जी 26 नवंबर को जो आरबीएम का जो संगठन है उसके बैनर तले एक जम्मू में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और उसमें भी हमें कुछ बीमारियां दी गई और हमें ग्राउंड लेवल पर काम करने करके बताया गया, और हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट 5 मेंबर की कमेटी को फॉर्म कर दिया गया है, जिसमें हम 2 धम्म सैनिक भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दिए, और हमने जल्दी पैमाने पर इसकी काम करने का जो जिले है वो पूरे ग्राउंड लेवल पर हम कर रहे हैं। जिला स्तर से हम पंचायत लेवल पर जाएं, ये हमारा एक मिशन है, और इसके लिए हम कमिटेड हैं कि बाबा साहब के विचारों को और हमारे जो पुरखों की विचारधारा है वो घर घर तक कैसे पहुंचेगी। इसमें हमको ग्राउंड लेवल पर जाने की जरूरत है, और जितने भी प्रचारक हैं, धम्म सेवक हैं, वो अब अपनी जिम्मेवारियों को उठाएंगे, और जो है रुका हुआ कारवां उसको हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ कनेक्टिविटी होने के साथ साथ लोगों तक हम पूरा अपना सहयोग और उनके साथ कनेक्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो हालात बने हैं पिछले मैं कहूँगा 10-15 सालों से है, तो जो कारवां रुका हुआ था उसको अब हम ओरली और टेलीफोनिकली और ऑनलाइन के मोड से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं इसका भ्रमणीकरण ना हो जाए, इसके लिए हमको बड़ा सचेत रहना है, क्योंकि वो चीजें जो हैं 100 साल से पिछले से जुड़ी हुई हमारे सिस्टम के अंदर आकर हमको खोखला करती हैं। तो जो सही विचारधारा है उसके अंदर सही डिलीवरी होना बड़ा जरूरी है, और जब हम सही तरीके से डिलीवर कर सही लिटरेचर, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव से हटकर हम काम करेंगे तो ये लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचेगा। और ब्रह्मणीकरण अगर मनुवाद इसके अंदर घुस गया तो वही जो वो चाहते हैं तो उसी का ब्रह्मणीकरण हो जाएगा, फिर हमारे लोग फिर में इसमें फंस जाएंगे। और बुद्धिज्म का जो विचार है या बुद्धा की जो थॉट्स है, प्रिंसिपल्स, वे ऑफ लाइफ है, उसको हम सही ढंग से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ईश्वर के अस्तित्व की कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव और आगे बढ़ने का अवसर और तर्क की विचारधारा पर यह आधारित है। अगर हम इसमें विश्वास करेंगे, पैदा करेंगे, वही कहानियां जो मैं कभी अगर बुद्धा और धम्मा की मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो उसमें असत मुनि की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो काल्पनिक बात फिर भी हमारे सामने लाई जाती है, या इसको ब्रह्मणीकरण करके एक आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करने के लिए मतलब तैयार किया जाता है कि आप इसको मानो, पूर्व भविष्यवाणी। लेकिन जब बुद्धा की थॉट्स हैं या उसके प्रिंसिपल या उसका अष्टांग जो मार्ग है वो हमको सीधा ही बताता कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, अगर इसमें भी संशोधन की शोधन की गुंजाइश है तो आप इसको मतलब कि उसमें सुधार कर सकते हो। यही तो विनय पाठक जो किताबें हैं त्रिपिटका की वही उसी में बताया गया। तो सही डिलीवरी हो बुद्धा के विचारों की, और बाबा साहब जो चाहते थे जिस तरीके का समाज बनाना, जिस तरीके का राष्ट्र बनाना, और वो उन्होंने राष्ट्र की जो बुक है भारतीय संविधान उसके रूप में दे रखी है, उसी को हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो सबसे बेहतर। हमारे पास एक बुक से वो डोर डोर तक उसकी बुक में उसकी छोटी छोटी कापियां पहुंचेंगी, तो ये लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचेगी, और उससे हमें काम करने में आसानी होगी, और लोगों को अम्बेडकराइट की विचारधारा, हमारे पुरखों की विचारधारा से लोग घर वापसी करेंगे। क्योंकि अगर भटका हुआ आदमी है, घर से कहीं गुमराह हुआ, तो अक्सर में अपने घर ही वापस आएगा। तो उनको जब हम ये बातें बताएंगे तो इसके साथ मदद करना बहुत जरूरी है अपने लोगों की। हम जब तक उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको असलियत नहीं बताएंगे, सारी बातों करने से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल रेशनल लाइफ जीने की कोशिश करनी होगी हम लोगों को।
और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जो इस वक्त का वातावरण बना, उस वातावरण से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए एक ही चीज है कि हमने सत्य, अहिंसा, दया, समानता और स्वतंत्रता की विचारधारा को लेके चलना है। और वो सारी की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। जब सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके लिए राष्ट्र आरबीएम का ये कर्तव्य बनता है कि वो छोटी छोटी पत्रिकाएं, छोटी छोटी पंपलेट के तौर पर एक अपना लिटरेचर, अपनी एक मटेरियल के तौर पर छापे और वो हर स्टेट के अंदर भेजी जाए, ताकि वहां से वो हर महीने के अंदर एक गोष्ठी का आचरण किया जाए, ताकि लोगों से कनेक्टिविटी बनाने में आसान हो और उसमें आदान प्रदान हो। भिक्षुकों को भी इसमें लिया जाए, जो प्रचारक है उनको भी लिया जाए। जैसे जम्मू कश्मीर से कुछ लोग बाहर जाएं, दिल्ली के कर्नाटका में जाएं, कर्नाटका से साउथ में आए, साउथ से नॉर्थ आए, नॉर्थ से सेंट्रल में आए, तो हमें एक तो विचारधारा को जोड़ने में आसानी होगी, दूसरा एक रिश्ता मजबूत होगा, अपने लोगों का आदान प्रदान होगा इस तरीके से, क्योंकि विचारधारा से बड़ी कोई विचारधारा नहीं है। रिश्ता भी यहाँ पर काम नहीं करता है। हम पिछले 15-20 साल से इसको कोशिश कर रहे हैं। चलो हमें आरबीएम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा हमको प्लेटफार्म दिया। अब हमने इस प्लेटफार्म को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे। जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं उनको भी हमने उनकी मदद भी लेनी है, लेकिन सिर्फ डिलीवरी सही होनी चाहिए कि इसका ब्राह्मणीकरण ना हो जाए, क्योंकि नए नए यूट्यूब पे चैनल्स हैं, कुछ बुद्ध के सीरियल भी बने हुए, उसमें लास्ट में फिर भी वही आ जाता है, तो हमारे लोग फिर भी फंस जाते हैं। क्योंकि बुद्धा ने जिस चीज को अप्लाई किया, जिस चीज को लोगों में दिया, उन्होंने कहा कि भगवान कोई चीज नहीं, अगर उसको भी भगवान बनाकर ही पूजा जाए और उनसे भी ये सारी चीजों का गलत मतलब प्रचार और प्रोपेगेंडा हो, तो फिर हमारे लोग एक जगह से छूटेंगे और दूसरी जगह फंस जाएंगे। तो Okay, हमने sir. लिबरल समाज और एक स्वतंत्रता समाज, धर्मनिरपेक्षता समाज की अगर स्थापना करनी है, तो एकता और अखंडता भी बनाए रखनी है, और मनुवादी और ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों से अगर हमको लड़ना है, तो अपने आदमियों को हमको प्यार करना होगा, अपनी माओं को, अपनी महिलाओं को, घर में ये लिटरेचर को सही ढंग से, अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन वे ऑफ लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म, कर्म और पूजा होगी। बुद्धा के थॉट और बुद्धा के लिटरेचर, फिर हमारे जो कबीरदास हुए हैं उनका लिटरेचर, क्योंकि कबीरदास का भी एक हिडन ही एजेंडा था कि वो भी बुद्धा के ही विचारधारा को आगे ले जा रहे थे। तो इसलिए जो लोगों ने विचारों पे ताला और फोटो पे माला डालने का एक प्रयास किया गया है, तो उससे हमको, उन लोगों से हमको बचना है और एक कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है। संगठन अब हमको कम बनाने हैं, संगठित होना है और इन विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाना, और एक लक्ष्य रखना है कि इतने लोगों के लिए हमको इसको पॉलिटिसाइजेशन भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली हमको तीनों चीजों से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि असली बात तो बाबा साहब कहे के गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीमेसी मानना है। इसी तरीके से हम घर घर पहुंचेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की कापियां घर घर पहुंचेंगी। छोटी छोटी बात करने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि मुक्ति का नहीं, हमको भक्ति का नहीं, हमको मुक्ति का आंदोलन चलाना, और वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के थॉट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके Sir. जो विकास है उसके अंदर जो संशोधन की गुजाइश है। और हमको Sir, जो sir. एक करण किया गया है हमारे लोगों को, भटके हुए लोगों को ब्राह्मणीकरण से, उससे हमने वापस लाना है, और एक सही प्रचार प्रसार, मेरा मतलब है कि वो होगा, तब भी जाकर हम इसके ग्रास रूट तक जाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए एक हमको प्रचारक तौर पे तैयार करने लोग, फिर अपने हमारा जो बच्चों को, हमने जहाँ बुद्ध विहार है वहाँ अम्बेडकराइट और बुद्धास की स्टडीज देने की हमको जरूरत है, वहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की जरूरत है, वहाँ लिटरेचर को ऐड करने की जरूरत है। और अगर हम बड़े डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उद्देश्य हैं हमारा आगे बढ़ने का, उस पर हमको काम करने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया भर का लिटरेचर तो, लेकिन मेन एजेंडे पे हम फोकस करेंगे। कम से कम नई पीढ़ी को हमको तैयार करना होगा, घर के बच्चों को तैयार करना होगा। जहां तक लोग तैयार है अभी बुद्ध विहारों में, अगर 4 बजे के बाद भी वहां पर ये शिक्षा दी जाए, अम्बेडकराइट मूवमेंट की दी जाए, और बुद्धास के बारे में बताया जाए कि बुद्धा ने क्या सेक्रीफाई किया, क्यों, क्या कारण था, दुनिया में दुख क्यों है, दुखों का कारण, निवारण और समस्या पर उन्होंने क्या बातें कही हैं, तो वो सही बात हो। अल्टीमेटली हम भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अल्टीमेटली वो एक कंसेप्ट, जब आप पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, इट मींस वो एक अस्तित्व जो है किसी गॉड के एग्जिस्टेंस का, वो खुद ही खुद दूर हो Okay, जाएगा। sir. Conclude.
मैं इन्हीं शब्दों से आपसे विदा लूंगा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को मेरी बातों का कहीं अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए खेद व्यक्त करता करूंगा, क्योंकि अपनी तो बड़ी स्ट्रांग कमिटमेंट है टू द नेशन, टू द पीपल। थैंक यू सर। बहुत 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 बड़ा बात साधुवाद किए सर, सर आप, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर आपने विचार रखे हैं और आपने बहुत वैल्यूबल सजेशन दिए हैं और उस सजेशन ऊपर आरबीएम पूरे काम कर रहा है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं कि हर सोमवार को शाम की 8 से 9 बजे हमारा संविधान चर्चा हो रहा है। हमारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान जी संविधान पढ़ा रहे हैं। तो आप एक जनरल सेक्रेटरी हैं और काफी अनुभवी हैं और आप काफी आपका व्यक्तित्व है। आप और आप कुछ साथी को बोलिए जुड़ने के लिए हर सोमवार 8 से 9 बजे तक और बुधवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बुद्ध एंड धम्म जो बाबा साहब ने लिखा वो पढ़ा जा रहा है। और आप और आपका परिवार सभी लोगों को जो जितना भी संगठन से जुड़ी हैं सबको रखिए ताकि हम लोग इस विचार को और आगे बढ़ा सकें। और एक तो आप कहना चाहता हूँ साथी कि आपका जो जम्मू कश्मीर जो गंगोत्रा साहब हैं, लिंगे साहब हैं, काफी अनुभवी और काफी वेरी गुड जेंटलमैन और उनका ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बहुत है, सीनियर साथी भी हैं। आप उनसे भी अपना रिलेशन, अपना जो कनेक्टिविटी रखिए और आप भी बहुत ही ऊर्जावान हैं और हम लोग सब मिलकर ये जो दायित्व है हम जो सोचते हैं उसको आगे लेके जाएंगे। आज ये हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है को और बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ सर, ओके 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 सर। अभी हमारा जो प्रकाश कुमार भगत हैंड राइज किए हुए हैं, प्रकाश कुमार भगत अगर अपना विचार रखते हैं तो रखिए कम समय में। राकेश कुमार भगत। ओह राकेश, सॉरी, राकेश कुमार भगत आपने हैंड राइज किए हैं। अगर आप रखना चाहते हैं विचार तो कम समय में आपका विचार रख सकते हैं। पहले आप दिख रहे थे लेकिन अभी उसको वीडियो को ऑफ कर दिए हैं। और शायद नहीं है। Today chief guest, our once again I'm calling you. Today our chief guest Dhamma Mitra H. Bodhankar, in charge of Karnataka. And next chief speaker our Dhiman Shibu Talukdar, State Sanjayok of Assam. And speaker, 7 speaker is there. 1 Dhiman Mahadev Dhanni ji, Karnataka. 2nd Sanmukh Bagmare, Karnataka. 3rd Dhiman Santosh Shinde ji, Karnataka. 4th Ram Prasad Ambedkar, Assam. 5th Dhiman Babulal Banerjee, Barwa ji, Nagaland. 6th Dhiman Arup Barwa ji, Meghalaya. 7th our speaker Dhiman Chao Aina Making ji, Arunachal Pradesh. सर कोई है नहीं है क्या? जी नहीं दिख रहा। एक रामदास जी उस अगर जी हैं तो अपनी बात कर सकते हैं। हाँ रामदास जी सर। जी एमपी पन्ना से। जय भीम नवोबुद्धा। ये हमारे यहाँ क्या है कि हर गांव में अपनी बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो पड़ी हुई हैं। कहीं देवी के नाम से पूजती हैं, कहीं किसी के नाम से पूजती हैं, कहीं उसको ये बंधन न लगा करके हनुमान जी के नाम से पूजते हैं। और हमारे लोगों को मूर्तियों के बारे में जानकारी नहीं है कि ये किसकी मूर्तियां हैं। यदि अपन एक प्रोग्राम बनाए कि हर जहाँ पर मार्केट लगता हो
मार्केट के दिन छोटी छोटी पत्रिका बना करके आदमियों को दी जाए, और जो बड़े बड़े गांव है जहां पर ये अपने बुद्ध की मूर्तियां हैं वहां पर जा करके वहां के बड़े बड़े लोगों के मतलब जो बड़े बड़े गांव हैं, गांव में छोटे छोटे मीटिंग डाल करके और वहां के लोगों को जागरूक करें तो अपना ग्रुप बहुत रामदास जी आप ऐसा करिए, पूरी मूर्ति है जितनी, उनके फोटो लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए जी, और स्थान भेज दीजिए, हम उनकी पूरी जानकारी लगाएंगे। आज का विषय ये नहीं है, आज का विषय दूसरा है। आप उनके पूरे फोटो भेज दीजिए हमें। रामदास जी बहुत बहुत साधुवाद। जब अपन 12 बजे तो मार्केट में छोटी छोटी बना करके वितरित करेंगे। और संचालक जी आगे बढ़ाइए। ठीक है सर। रामदास जी बहुत बहुत साधुवाद। आप जितने भी जुड़े हुए हैं सभी साथी को हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको ये बार बार हम कह रहे हैं कि आज का जो विषय है वो संगठन का विस्तार है और सदस्यता का अभियान हम कैसे करेंगे, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज का सब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल से जो साथी तो अभी नहीं आए हैं, समय होने जा रहा है, तो आज का प्रेसिडेंट को हम बुलाएं। जी। अच्छा, टुडे प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग मोस्ट रेस्पेक्टेड धीमान गौरी प्रसाद उपासक जी is our national general secretary and Delhi, Rajasthan, मध्य प्रदेश, हरियाणा इंचार्ज अब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो सर को मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना विचार रखें। Are you hearing me? Yes, Are yes. you hearing me? Yes, continue, Okay, please. Okay, please. Thank you very much, Mahesh Bodji. You are very polite, very humble and gentleman. You are conducting meetings very nice way. सबसे पहले विश्व को शांति का पाठ पाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में शीश निभाते हुए भारत रत्न दलितों, शोषितों, पीड़ितों का मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को बार बार शीश निभाते हुए बहुजन नायक पूज्य काशीराम साहब के चरणों में बार बार बंधन करते हुए आज की इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार पर आयोजित बहुत ही आवश्यक बैठक में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, संस्थापक, पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय, साथ साथ हमारे कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महेश बौद्ध जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और मुख्य वक्तागण जिसमें अभी गोवा के हमारे साथी अपनी बात रखी थी, संतोष जी कर्नाटक से बोले थे, और जो भी साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं उनको दिल की गहराई से मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, विषय था और हम सभी को विषय पर चर्चा करना चाहिए था। विषय ये था कि किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन का विस्तार करें और साथ साथ सदस्यता अभियान
इस पर ही चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और खुशी के साथ ये बात बताने बड़ी मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो परिवार है दिन दूनी रात चौगुनी विकास की ओर चल रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। और साथ साथ खुशी की बात यह है, हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है या दुरंतो एक्सप्रेस है, जो आरबीएम के रूप में है, उनके जो अगुआ हैं, इंजन के रूप में काम कर रहे हैं, आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब का भी मैं दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक क्रांति का आंदोलन खड़ा किया है। साथियों, मैं सीधा विषय पर आना चाहता हूं। आज का विषय है, जैसा कि आपको बताया कि संगठन पर कैसे हम आगे बढ़ाएं और अपने सदस्यता अभियान को किस प्रकार से चलाएं। यद्यपि इस विषय पर 4 दिसंबर को बड़े विस्तार से आदरणीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी ने जब एक कैडर दिया था, एक ट्रेनिंग दी थी, उसके माध्यम से पूरे भारत के लोगों को जो सेमिनार में जुड़े थे उनको बताने का काम किया था। लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट आया था, इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें जो संगठन बनाने जा रहे हैं, चाहे वो हम प्रदेश स्तर का संगठन बना रहे हैं या संभाग स्तर का बना रहे हैं या जिला या विधानसभा स्तर का संगठन बना रहे हैं, मेरा निवेदन यह है इस मामले में कि संगठन बनाने से पहले यदि प्रदेश का बना रहे हैं तो प्रदेश के जो अमुक इंपॉर्टेंट साथियां हैं, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 50 हो, उन साथियों को हमको किसी एक स्थान पर लेके बैठना चाहिए और जो साथी संगठन का निर्माण करने गए हैं, जो प्रभारी हैं या संयोजक हैं, जो संयोजन करने के लिए गए हैं, वो विस्तार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के गठन कब हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है, भावी रणनीति क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इन तमाम बातों को डिस्कस करते हुए चर्चा करने के बाद ही हमें जो मीटिंग में लोग आए हैं, उन मीटिंग में से जो आए लोग हैं, उन्हीं में से हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष या कार्य सचिव बना सकते। पहले हमें भी विचारधारा बताने की जरूरत है। हम पहले यदि बिना किसी विचारधारा बताए, बिना किसी चर्चा किए हुए यदि हम पहले ही पदाधिकारी बना लेते हैं तो उसे अपने संगठन का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसे पता नहीं होता है। तो मेरा निवेदन यह है कि हमें जिसको भी जोड़ना है सबसे पहले विचारधारा के साथ जोड़ना है, अपने संगठन की जो विचारधारा आइडियोलॉजी क्या है उसके साथ जोड़ना है, तभी हम उसको लंबे समय तक हम उससे काम ले सकते हैं। साथ साथ उन्होंने बताया था माननीय भारती साहब ने कि जो प्रदेश के साथी हैं, अभी क्या है कि जो प्रदेश के साथी हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी उनके पास है, क्या वो प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है या महासचिव या संगठन सचिव की जिम्मेदारी है या और भी सचिव की जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन यह है कि हम जितने भी साथी हैं, हम संभाग वाइज अपने काम का वितरण करें कि भाई अध्यक्ष इन संभागों को देखेंगे या मंडलों को देखेंगे, उपाध्यक्ष इस संभाग को देखेंगे, महासचिव इस संभाग को देखेंगे या सचिव इस संभाग को देखेंगे, तो काम करने में बहुत आसानी होगी। यदि आप किसी प्रदेश के संयोजक को या प्रदेश के अध्यक्ष को कह दो वो पूरे प्रदेश को आपको देखना है, तो बहुत सारी कठिनाई होगी, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो सामूहिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमें काम का विभाजन करके ही हमको काम को बढ़ाना चाहिए। जैसा कि बताया गया था कि सबसे पहले हमें प्रदेश स्तर पर कमेटी जो बनानी है, कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव और सचिव भी बनाए जा सकते हैं। यदि ऑफिस है तो कार्यालय सचिव बनेगा और कोषाध्यक्ष। ऐसा बनाने के बाद पहले उनको मेंबर बनाए और बहुत आसान काम किया है, मैं सच बता रहा हूँ, इतना आसान तरीका
भारती साहब ने बताया है कि उन सभी लोगों को, मात्र प्रदेश के सभी साथियों को मिलकर 25 सदस्य बनाने। तो बहुत आसान काम है 25 सदस्य बनाना। अगर प्रदेश की कमेटी में 5 लोग हैं और 5 एक व्यक्ति 5 मेंबर बनाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन में नहीं तो एक सप्ताह में आसानी से हम प्रदेश स्तर की कमेटी को बना सकते हैं। बशर्ते कि हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए, तो गारंटी के साथ काम बन सकता है। उसी प्रकार जो हमारे संवाद के साथी है, वो संवाद के साथियों को काम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भाई समरसंगी के लोग या इस मंडल के लोग अमुक जिलों को देखने का काम करेंगे, 2 जिले, 3 जिले, 5 जिले, उनके काम जो नजदीक जिला है उनको देख करके हम और उन्हीं के माध्यम से हम काम बढ़ा सकते हैं। और जिले के साथियों को भी जब हम या जिला भी बनाने जा रहे हैं, तो जिले के पदाधिकारियों को भी बताना है कि भाई आपके भी जो पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव, सचिव या जो भी पद है, उनको भी आप विधानसभा बांटेंगे और बांटने के बाद उनको मेंबर बनाना है। उनको भी कहना है विधानसभा के भाई आपको 25 मेंबर बनाना है। उसी प्रकार जिले के साथी से कहना है 25 मेंबर बनाना है, प्रदेश के साथी से कहना है 25 मेंबर बनाना है। बहुत आसान सरल तरीका है। यदि हमारी चाहत है तो गारंटी से ये काम 1 महीने में हो सकता है, बशर्ते कि हम करें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो साथी वेबिनार में जुड़े या मेरी बात सुन रहे हैं, ताकि मैं बहुत बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं हूं, मैं तो भारती साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ, उन्हीं बात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग काम करें, साथियों बात बनेगी। साथ साथ अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, चाहे वो अनट्रेंड साथी थे, उन्हें पता नहीं था कि भाई ये नया काम क्यों शुरू कर दिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। जब अभी मैं अभी हरियाणा होके आया, वहां भी ये प्रश्न हमारे सामने आया था कि ऑलरेडी भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, तो वही राष्ट्रीय और बौद्ध महासभा बनाने की क्या जरूरत है। तो हमको उलझना नहीं है, उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहेंगे कि भाई भारतीय बौद्ध महासभा अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपना काम कर रही है। हमको ऐसा महसूस हुआ उनका काम और तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का काम किया है। और साथ साथ एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि यदि एक जिला में, एक शहर में 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर बन जाए तो मरीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको उलझना नहीं है, अपनी बात को कहना है, तो जबरदस्त मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, हमको उलझाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। और पूज्य काशीराम साहब क्या कहते थे, लोग कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंचते। तो हमको उलझना नहीं है, हमें जो डायरेक्शन मिलता है ऊपर से अपना दिमाग कम लगाना है, जो डायरेक्शन मिलती है उसी डायरेक्शन को ईमानदारी के साथ हमें अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो मेंबरशिप आया हुआ क्लियर फंडा है, क्लियर बताया गया। तो मेंबरशिप आएगा, उस मेंबरशिप का 70% जो राज्य के साथी अपनी गाड़ी से, ट्रेन से घूम रहे हैं, उन 70% जो पैसा आएगा मेंबरशिप का, उन साथियों को खर्च होगा। और 30% वो पैसा जो शेष पैसा होगा वो केंद्रीय कार्यालय को चलाने में काम आएगा। तो केंद्रीय कार्यालय में हमारे 5-6 कर्मचारी काम करते हैं, उनकी तनख्वाह काम भी है। कभी कभी बहुत सारे कार्यक्रम हम केंद्रीय करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बहुत सारे साथी केंद्रीय कार्यालय में आ जाते हैं, उनका भी खर्चा रहता है। तो 30% हमारा खर्चा के लिए होना चाहिए। भाई पारदर्शी काम, तो ये काम आसानी से हम कर सकते हैं, तो साथियों हमारी बात आगे बढ़ सकती है। साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट माननीय भारती साहब ने लुम्बिनी के कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे संगठनों को बनाने का काम किया। जैसे डीएसएस बनाया, धम्म सेवक संघ, और डीएसएस भी बनाने का काम हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों की जिम्मेदारी बनती है। जो यूथ साथी 18-19 साल के, 35 साल के, उनको हम धम्म सेवक संघ में और जोड़ सकते। और धम्म सेवक संघ भी वही काम करेगा जो आरएसएस की तर्ज पे काम करेंगे। हालांकि आरएसएस से लोग हमारे तर्ज पे काम कर रहे हैं। अगर आप गंभीरता से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जो हमारा संघ है, बुद्ध है, उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी जो काम कर रहे हैं, वो धम्म सेवक संघ में भी ज्यादा हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा, भारती साहब ने बड़ी शानदार बात कही कि धम्म सेवक संघ में से ही
हम अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, सामाजिक न्याय परिषद में या और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन में लगाने का आगे काम करेंगे। जब लगेगा कि धम्म सेवक संघ के जो साथी हैं, ये कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पारंगत हो गए, ट्रेंड हो गए हैं, तो उन्हीं में से हम अलग अलग संगठनों में लाने का काम करेंगे। जो समस्या सामने फील्ड में आ रही है, उसको भी बड़ी गंभीरता से आपको समझना होगा। समस्या क्या आ रही है? यदि मैं बुद्ध की फिलॉसफी को या बुद्ध धर्म पर चर्चा करता हूं, तो मैं अपने स्टेटस से बात करता हूं, और वो स्टेटस के लोगों की समझ में बात आती है। ये मैं समझता हूँ ज्यादा ठीक नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने बुद्ध धम्म पढ़ लिया है या त्रिपिटक पढ़ लिया है, जातक कथाएं पढ़ी हैं या अधिपटक आपने पढ़ा हुआ है, तो हमें इस लिटरेचर को 5 भागों में बांटने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, बाकी तो सेंट्रल का जो आदेश होगा उसको हम फॉलो करेंगे 100%। हम क्या करें, पूरे आइडियोलॉजी को, बुद्ध के पूरे धर्म को, पूरी फिलोसफी को हम 5 भागों में बांटे। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हमारा अलग लिटरेचर हो, वो आपको घर में भी पता है, और घर जैसा कि में जो लगभग 8,000 हमारे विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी हम उस लिटरेचर को दे सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 5वीं क्लास तक इस लिटरेचर को पढ़ाओ, जिसमें जन्म से लेकर के कैसे तथागत गए, जैसा भी आप बांटेंगे उस प्रकार के साहित्य को उसमें इंगित करना चाहिए। उसी प्रकार क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का साहित्य अलग होना चाहिए। उसी प्रकार 11वीं से लेकर 12वीं तक अलग हो, और बीए से लेकर एमए पीएचडी का अलग हो। तो ये धम्म का जो आसानी से काम करने का तरीका बहुत आगे बढ़ेगा। यदि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई आप धम्म पर चर्चा करो, बुद्ध पर चर्चा करो, तो वो पता नहीं कहां से प्रारंभ कर दे। आगे सामने जो ऑडियंस बैठा है उसकी समझ में आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो जब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो बात बनने वाली नहीं। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा केवल 2-3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि धम्म को आगे, धम्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना, ताकि बुद्ध की जो फिलॉसफी है लोगों के विचार दिमाग में आसानी से आए। और दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। और जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें सभी हमारे जो पुरुष हैं उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो त्याग तपस्या रहा है, उस त्याग तपस्या के बारे में सामाजिक परिवर्तन में आ जाएगा। और आर्थिक आंदोलन पर, आर्थिक मुक्ति, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जब बात करेंगे तो आज बहुत तेजी के साथ बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो हम अपने माध्यम से, आरबीएन के माध्यम से, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो फाइनेंस के मामले में या इकोनॉमिक्स मामले में एक्सपर्ट लोग हैं, वो साथी अपने युवाओं को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं कि भाई किस प्रकार से आज वर्तमान में हम अपने सरकार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आर्थिक आंदोलन भी हमारा चल सकता है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे धम्म का एक राष्ट्र को बढ़ाना है, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं अपनी एक बात को कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। यदि अमेरिका में किसी व्यक्ति की लाइट घर की चली जाती है अमेरिका में, तो अमेरिका का एक बड़ा जीनियस होता है, इंटेलिजेंट होता है, और उसको फोन करता है, मेरे घर की लाइट चली गई, जरा देखो क्या हुआ। उसी प्रकार बुद्धिस्ट कंट्री जापान के नागरिक है, तो वो क्या करता है, स्विच देखता है कि स्विच खराब तो नहीं है, कोई बटन खराब तो नहीं है। और यदि भारत के व्यक्ति की, नागरिक की लाइट चली जाती है, तो वो क्या करता है, पड़ोस के घर में देखता है, भाई रामलाल जी लाइट गई क्या? हाँ मेरी चलेगी, अरे ठीक है, आराम से बैठ जाता है। तो आराम से बैठने की पद्धति ठीक नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग लगाएंगे तो गारंटी साथियों हमारी बात आगे बढ़ेगी। मैंने काफी समय आपका ले लिया है। मैं चाहता हूँ माननीय भारती साहब और दूसरे हमारे कार्यवाहक संचालक सब जो हमारा करें। मैंने काफी समय लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा गौरी प्रसाद जी जो हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी है,
उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से संगठन का विस्तार और सदस्यता अभियान को कैसे करेंगे उसके विषय में समझाए हैं। और उन्हीं को मैं कोट करते हुए एक बात कहूंगा, ए लिटिल प्रोग्रेस इस डे एडेड अप टू बिग रिजल्ट्स एंड सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज आर न्यू सक्सेस। तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमारा जो नॉट ऑडिबल सर, ओके सर, ओके सर, in little knowledge is a dangerous thing also. In little knowledge. sir, sir. So we must care about the concept. If our Okay, concept sir. very clear, no problem. Sir, Rafi. sir. Thank you very much. ओके ओके सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। और बाकी जो साथी आज जुड़े हुए हैं, गोवा से जो राजू सब भाई जुड़े हुए हैं और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको मेरे हिसाब से उनका जो डाउट क्लियर जरूर हुआ होगा। और अभी हम अनुरोध करते हैं और हमारा मोस्ट रेस्पेक्टेड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नेशनल प्रेसिडेंट और धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी वो अपना विचार रखें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए और आज के वेबिनार में जुड़े हमारे सभी साथी, विशेष रूप से आज की जिन्होंने अध्यक्षता की हमारे माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, संचालक हमारे महेश गौर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, देश के कोने कोने से जुड़े मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कुछ नए साथी जुड़े थे जिनकी आशंका थी और मैं उस आशंका को जायज समझता हूं, क्योंकि जो सवाल उन्होंने आज किए हैं ये सवाल आज नहीं, देश के लोगों ने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई थी बहुत लोगों ने ये सवाल किए, लेकिन जो साथी संगति में रहे, जो साथी मूवमेंट से जुड़ते रहे, उनके ये सवालों का जवाब स्वयं उनको अपने आप मिलता गया। और आज हम उनसे सवाल करते हैं कि भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आरवीएम बना के अच्छा काम हुआ कि नहीं, तो वो खुद कहते हैं कि सर ये बहुत अच्छा हुआ और बहुत पहले से होता तो और भी ज्यादा अच्छा था। खैर हमारे दो साथी जुड़े और उनकी ये सोच है कि भाई अम्बेडकर जी ने जब दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई तो फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अगर वो जुड़े होंगे तो मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अभी तक जुड़े हों वो, लेकिन जुड़े होंगे तो मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। और मैं निवेदन के साथ उनसे अपील करता हूं कि हमारे सामने 2-3 सवाल खड़े होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा 15 बनाई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक संगठन बनाया था, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की 15 बनाई थी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनने से पहले भारत में 15 दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 15 चलती थी, 15। एक सवाल बाबा साहब ने एक, चलिए दूसरा, बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए बनाया था कि समाज में काम करने के लिए बनाया था। सवाल नंबर 2, बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बनाई थी वो लड़ने झगड़ने के लिए बनाई थी या समाज को तैयार करने के लिए बनाई थी। तो आप देखिए कि जिनको बाबा साहब बनाए थे या जो उसके चीफ एंड, उन्होंने स्वयं अपने भाषणों में कहा कि 35 वर्ष हम लड़ाई झगड़े में लगे रहे, कोर्ट कचहरी में लगे रहे,
मुंबई के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े तो 35 वर्षों में तो 2 पीढ़ी तैयार हो जाती हैं, बेटे का बेटा तैयार हो जाता है। तो 2 पीढ़ी का समय जो गला दिया, ये किसका नुकसान? बस आपके मिशन का नुकसान हुआ, ये समाज का नुकसान हुआ। और 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग केवल इस पे लगे रहे कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं। भाई अध्यक्ष होना बड़ी बात है, अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है, या मूवमेंट को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है? तो जब आप साथी लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 में बनी था कि और 10 वर्ष पहले बननी चाहिए थी, जिससे हमारा ये मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता। तीसरा मेरा सवाल ये है कि धम्म के प्रचार के लिए यदि एक से अधिक संगठन है तो नुकसान क्या है? मैं समझता हूं कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कंपटीशन आना चाहिए। कंपटीशन आना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यदि 365 दिन के 365 दिन काम करती है तो दूसरे जो सीनियर संगठन है, पुराने संगठन है, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, आज उनको भी जागरूक हो जाना चाहिए। उनके भी मन में कंपटीशन होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज से 15 वर्ष पहले बनी, वो 365 दिन काम कर रही है, वो भारत के 30 राज्यों से ज्यादा राज्यों में काम कर रही है। और हम सीनियर होकर, हम इतने पुराने होकर भी हम वर्ष में 2 दिन 3 दिन से ज्यादा काम नहीं करते। आना चाहिए, कंपटीशन पैदा होना चाहिए। हम चाहते हैं 140 करोड़ लोग भारत की संख्या है, 140 करोड़ लोगों को गाइड करना, बुद्धिज्म समझाना, मानवता समझाना बच्चों का खेल नहीं है। लाखों लोग लगेंगे, लाखों लोग लगेंगे, लाखों लोग चाहिए, तब जाकर हम लोग इसे समझा पाएंगे। आरएसएस जिसकी हम बात करते हैं, आरएसएस के सहयोगी संगठन कितने मालूम है आप लोगों को? 1600 आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं जो रात दिन ब्राह्मण संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, मनु व्यवस्था को बढ़ाने में लगे हैं। एक एक जिले में साहब 10-10 जगह तो शिव वाचन कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, एक एक जिले में 10-10 जगह 8-8 दिन उनके बाबा जी, उनके आचार्य, उनके गुरु संबोधन करने में लगे, आज सवाल करने में लगे कि साहब ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो काम करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण हुआ तो सबसे पहला जो प्रस्ताव पारित किया वो ये किया कि हम अपने समाज के किसी भी संगठन का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, साहू फूले, बुद्ध, कबीर, संत रविदास, महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले किसी संगठन का कभी हम अपने बहुजन समाज की लीडरशिप की कभी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष उनसे नहीं है। हमारा संघर्ष अंधविश्वास से है, पाखंडवाद से है, असमानता से है, वर्ण व्यवस्था से है, जातिवाद से है। हमारा संगठन, हमारा संघर्ष हमारे लोगों से नहीं है। और जितने सीनियर लोग हैं वो सभी सीनियर लोगों का हम सम्मान करेंगे, इसलिए हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं। बाकी एक लिंक हमारे पे भेजा है, इस जूम पे भी भेजा है। जिन साथियों को समझना हो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों बनाई गई और उसकी जरूरत क्यों है, तो कृपया करके उसको 40 मिनट आप अपने कान में ये जो कान वाला फोन होता है वो लगाकर और आंखें बंद करके सुनते रहिए, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे हमारे दिलो दिमाग में जो प्रश्न चलते हैं उनको। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि 18 दिसंबर को रविवार का दिन है, सुबह 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे और कुछ विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप सभी साथियों से, जितने साथी भी यहाँ जुड़े हैं,
अभी मुझे लगता है कि इस वक्त 64 हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 5-5 लोगों को तैयार करिए। आपके पास आज की रात है, कल का पूरा दिन की रात है, आप 5-5 लोग तैयार करिए। 5-5 लोग जूम से जुड़ने के लिए यदि आप तैयार करने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं तो आप ब्राह्मणवाद से मुकाबला कर सकते हैं, आप वर्ण व्यवस्था से मुकाबला कर सकते हैं। और 5 लोगों को जूम पर जोड़ने की, उनको तैयार कर, उनका जूम ऐप मोबाइल पर आपको टेलीफोन कर दीजिए, क्योंकि हमारे लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर है। कई लोग तो आप उनको बोल रहे हैं कि 10:30 बजे जुड़ना है और वो 12 बजे उनको याद आता है कि मुझे अशोक बौद्ध ने कहा था यार मुझे तो 10:30 बजे जुड़ना था, अभी तो 12 बज गए। तो हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है, यादगार बहुत कमजोर है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि सुबह 10:10 पे आप 5-5, 10-10 लोगों को फोन भी करिए। आप 10-25 पे ही जुड़ जाइए। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तभी हम कामयाब होंगे। जुड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे तो कामयाब होंगे। जुड़ेंगे नहीं तो ताकत नहीं होगी और ताकत नहीं होगी तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो ये बात रखिए, 5-5 लोगों को भी आप लोग जोड़िए और 18 को फिर हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः एक बार साथी जोड़े राजू भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे जो नई जगह से आज साथी जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमेशा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों से जुड़ते रहें। जूम से तो जरूर जरूर आप लोग जुड़ते रहें। बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल आपके स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्वतः आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने काफी सुंदर और काफी सवालों का जवाब आपने दे दिए हैं। तो आज जितने साथी जो सवाल किए थे उनको उनका जवाब मिल गया होगा। और हमारा जो आरबीएम का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमान बादल सिंह भोजी, वो अपना विचार रखें। और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमान बादल सिंह भोजी। सादर नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी, सभी महासचिवगण, उपाध्यक्ष जी, संचालक जी, सभी प्रदेश के प्रदेश संयोजक जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे विचार में रविवार को प्रस्तावना में रखूंगा कि संगठन की क्यों आवश्यकता है और प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता है और ये लगातार क्यों आवश्यकता है। मैं इस पर रविवार को ही बात रखूंगा। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो मैं अभी सभी साथी को अनुरोध करता हूँ